हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? बहुत शानदार, बहुत मजेदार। Few days are left for June 2024 attempt of CSR Net, and I'm pretty much sure you all are doing very hard work. काफी अच्छे से अपन मेहनत कर रहे हैं, काफी अच्छे से अपन अपनी ग्रिलिंग कर रहे हैं, and we are definitely going to reap the rewards just like we did in DBT JRF 2024. ठीक है, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, हमको पता है कि अच्छे रिजल्ट हम लेके आएंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, इट्स टोटली फाइन, वी आर ह्यूमंस एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट रोबोट्स कि हम एक जैसी प्लानिंग करें। कोशिश करो जितना रोबोटिक हो सके उतना करो, नहीं बनता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, इट्स नॉर्मल, ज्यादा परेशान नहीं होना उस चीज के लिए। राइट। सो एज यू नो कि हम सार्थक सीरीज डेवलप कर रहे हैं, और सार्थक सीरीज में जो मेरा मोटिव है ये है कि सिर्फ जून 2024 के लिए नहीं है, आगे ऑलमोस्ट 5 से 6 साल किसी भी बच्चे को जो नेट में जाना चाहता है या जो समझना चाहता है कि व्हाट इज नेट, तो उसको एक कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाए विदाउट जस्ट नॉट इंटरनेट के खर्चे के अलावा। ठीक है, मतलब कुछ और खर्चा ना करना पड़े उसको। ठीक है, सो हम लोग बात कर रहे हैं आज डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में। व्हाट शुड बी द वन स्टॉप सॉल्यूशन टू प्रिपेयर डेवलपमेंटल बायोलॉजी? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। मुझे ये थोड़ी यूनिट कम पसंद है क्योंकि इसका कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो उतना अच्छा नहीं है, मेहनत बहुत ज्यादा मांगती है और उतने अच्छे रिवॉर्ड्स नहीं देती है। ऑल्दो हम इस पर डिस्कस करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट इट। सो दिस इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ सीएसआर नेट यूनिट नंबर 5, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। और जो आज हम बात करने वाले हैं, आज हम वो क्या बात करने वाले हैं जरा इसको समझ लेते हैं। तो हम आज चर्चा करने वाले हैं दो चीजों पे। व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू इन दिस यूनिट? तुम ऑलरेडी जानते हो प्लान ऑफ एक्शन क्या होता है हम लोगों का। व्हाट शुड बी द ऑथेंटिक सोर्सेज यू शुड बी फॉलोइंग फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिट। द प्रैक्टिकल अप्रोच टू प्रिपेयर दिस यूनिट, ताकि कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाला जा सके। व्हाट शुड बी द प्लान ऑफ एक्शन। क्वेश्चंस जो है उनके लिए इस यूनिट में रिसर्च पेपर कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब इस तरह के रिसर्च पेपर हमको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। कंपाइलेशंस, आज मैंने एक ही स्लाइड में इन दोनों को आंसर कर दिया है, तो ये एक ही जगह हो जाएंगे। कंपाइलेशन कितना इंपॉर्टेंट है, क्या उससे यूनिट बन सकती है। और लास्ट में पीवाईक्यूज को कैसे यूज करना है, ताकि हम चीजों को एक्चुअल में समझ सके कि कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, कहाँ से सवाल बनाए जाते हैं, कैसे सवाल बनाए जाते हैं, और इस यूनिट में हमको स्कोर कैसे बढ़ाना है। ठीक है, पहली बात कर लेते हैं, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू इन दिस पर्टिकुलर यूनिट। सबसे पहली चीज तो ये एक ऐसी यूनिट है जिसको आप दो हिस्सों में पढ़ सकते हो या दो हिस्सों में समझ सकते हो। यूजुअली दूसरी यूनिट्स के लिए ऐसा नहीं लगता। वहां पे आपको एक पूरा का पूरा फ्लो ही समझना होता है कि यहाँ बेसिक और एडवांस जैसा कुछ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। बट इस यूनिट में बहुत अच्छा एक बाइफर्केशन या तुम बोल सकते हो कि बाउंड्री है, सरकमफेरेंस है फाउंडेशन का और एडवांस का। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे बेसिक और फाउंडेशन का क्या मतलब है, क्लीवेज पैटर्न्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कमिटमेंट क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉम्पिटेंस क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है। ये छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं इनके डायरेक्ट मीनिंग पूछे जा सकते हैं। ये आपका बेसिक और फाउंडेशनल सेटअप क्रिएट करते हैं या फ्रेमवर्क क्रिएट करते हैं फॉर डेवलपमेंटल बायोलॉजी। फिर एडवांस क्या होता है, पैटर्निंग इन ड्रोसोफिला। इसके अलावा फैक्चुअल कंटेंट क्या हो गया, जैसे जो स्पेसिफिक जीन्स होते हैं, बाइकॉर्ड, हंचबैक, नैनोस, गूस्कॉइड। ठीक है, उसके अलावा सेगमेंट पोलैरिटी जीन, पेयर रूल जीन, गैप जीन्स, ये सारे जीन्स जो है ये क्या है आपके, ये थोड़े से फैक्चुअल हो जाते हैं, कौन सा जीन कहाँ पे काम करेगा, कैसे काम करेगा। ठीक है, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि आप इसको दो लेवल में प्रिपेयर कर सकते हो। पहले आप अपने बेसिक्स को अच्छे से उधारो, जब आपके बेसिक और फाउंडेशन अच्छे हो जाए, एंड देन मूव ऑन टू द एडवांस और फैक्चुअल। और अगर आप चाहो तो एक भी तैयार कर सकते हो। ऑब्वियसली एडवांस और फैक्चुअल तो डायरेक्टली तैयार नहीं हो सकता है, बेसिक फाउंडेशन चाहो तो आप आधा वो भी तैयार कर सकते हो। बहुत सारे लोग वो भी करते हैं और इट्स टोटली फाइन। दूसरी चीज, ये जो यूनिट है बेसिकली आपसे क्या क्या पूछना चाहती है, ये आपसे पूछना चाहती है कि हाउ डिफरेंट डेवलपमेंटल पाथवेज टेक्स प्लेस। कैसे एक सिंगल जाइगोट जो होता है वो एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है, कैसे हम एक एलिफेंट बना लेते हैं, एक व्हेल बना लेते हैं, कैसे जो आपके अलग अलग एव्स हैं या ड्रोसोफिला है या डिक्टियोस्टिलम है या सी एलिगेंस में वल्वा डेवलपमेंट, ये सारी चीजें हो कैसे रही है, इसके पीछे के पाथवेज क्या है, फिर उनके रेगुलेशंस क्या है, कैसे वो रेगुलेट होते हैं। इन दोनों प्रोसेस में, पाथवेज में और रेगुलेशन में, कौन कौन से जीन्स हैं जो रिलेटेड हैं। उन जीन्स में अगर म्यूटेशंस हो जाते हैं, वो अप रेगुलेट हो जाते हैं या डाउन रेगुलेट हो जाते हैं, तो उससे क्या प्रॉब्लम आती है या उसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पूछी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ी सी रोट लर्निंग भी करना पड़ेगी, क्योंकि ये जो जीन्स वगैरह है इनके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, म्यूटेशन वाले या इस तरह के क्वेश्चन। तो रोट लर्निंग थोड़ी करना पड़ेगी इस यूनिट में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे इस यूनिट के साथ बड़ी प्रॉब्लम लगती है, वो ये है कि इसका सीबी रेशियो, कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो उतना अच्छा नहीं है। आपको मतलब पढ़ने को तो ऐसा लगेगा कि आपको बहुत सारा पढ़ लिया आपने या बहुत सारा आपको पता है, बट एट द एंड जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पे इतनी बारीक डिटेल पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको लगेगा यार इसको कैसे बनाया जाए। मतलब छोटी सी डिटेल मिस कर जाओगे और प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस यूनिट को मैं यूजुअली सजेस्ट नहीं करता हूँ प्रिपेयर करने के लिए, मतलब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि यूनिट प्रिपेयर मत करो,
बट इस यूनिट का जो प्लान ऑफ एक्शन, जो एक बेसिक प्लान ऑफ एक्शन हम बात करेंगे, ये बोल सकते हैं कि अगर 30 मार्क का इस यूनिट से आएगा तो उस प्लान ऑफ एक्शन को फॉलो करके आप 20 to 25 मार्क्स तक जा सकते हो। 20 to 25 ज्यादा हो गया, 20 to 23 तक जा सकते हो, ये थोड़ा सा ठीक रेंज है, यहाँ तक जा सकते हो। ठीक है, विल सी हाउ द प्लान ऑफ एक्शन विल वर्क। पहले देख लेते सोर्सेज क्या है हमारे पास में, या क्या ही फॉलो करना चाहिए। सबसे पहली चीज तो वही, वापस से तुम जानते ही ऑलरेडी बात, अगर तुम्हारे पास समय है 1 साल के आसपास तैयारी करना रहे तो 1 साल में आराम से स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी जा सकती है। गो फॉर स्टैंडर्ड बुक्स, कहीं दिमाग मत लगाओ, सीधा उठाओ गिलबर्ट, गिलबर्ट से एक एक करके चीजें पढ़ो। थोड़ा ज्यादा पढ़ लोगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कम पढ़ लोगे दिक्कत में आ जाओगे, क्योंकि ये यूनिट तो ज्यादा पढ़ना ही मांगती है। इसके अंदर एक लाइन पे शब्द पे सवाल बनता है, इसलिए आप यहाँ पे कोताही नहीं बरत सकते। यू कांट बी कैजुअल और यू कैन से कि थोड़ा सा लीनियंसी या कंप्लेसेंसी रख के आप कर लोगे। दिस यूनिट इज टफ, एक्चुअली टफ। ठीक है ना। स्टैंडर्ड बुक्स में क्या है हमारे पास, तो एक तो ऑब्वियसली स्कॉट एफ गिलबर्ट है हमारे पास में, अगर आपके पास समय है तो आप इसको पढ़ो, बहुत अच्छी किताब है। बट मुझे इससे बेटर किताब लगती है जो है लुईस वॉलपर्ट की, और ये और ज्यादा बेटर मुझे लगती है क्योंकि इसके अंदर जो इंग्लिश वगैरह लिखी है और जो इसके अंदर कनेक्टिविटी है वो ज्यादा बेटर है। मतलब अगर आप बेसिक डेवलपमेंटल बायोलॉजी से भी शुरू करोगे तो आपको ये किताब पढ़ने में अच्छा लगेगा। ठीक है, लेकिन मान लो आपके पास अब समय नहीं है, आप 6 महीने में तैयारी करना चाह रहे हो, या आपने सोचा कि यार मेरे को तो 20 दिन में ये यूनिट खत्म करना है, सो व्हाट, आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप रिचर्ड ट्वायमैन की इंस्टेंट नोट्स इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी इस किताब को पढ़ो। 463 और 70 समथिंग कुछ पेजेस की है, 500 पन्नों के आसपास, इससे ज्यादा छोटा कुछ भी नहीं है, बहुत बढ़िया कंटेंट है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, कंसाइज है, डायग्राम्स भी ठीक ठाक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इससे सारे सवाल बन जाएंगे, सारे सवाल तो गिलबर्ट पढ़ के भी बहुत मुश्किल है बनाना, क्योंकि रिसर्च पेपर से कुछ जीन्स ऐसे इंक्लूड हो जाते हैं। लेकिन हमको सारे सवाल बनाने भी नहीं है, हमको 430 में से 200 नंबर का अटेम्प्ट करना है, और 200 में से भी लाने 120 से 140 है, अगर जेआरएफ चाहिए तो। रैंक लानी है तो फिर 150 तक जाना पड़ेगा। ठीक है, और वो भी इससे हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हम 18 to 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं वाइल स्टडीइंग इंस्टेंट नोट्स, और इसको थोड़ा सा सप्लीमेंट करें अगर हम थोड़ा सा और चीजों के साथ में, तो हो सकता है। अगर आपने कहीं पे कोचिंग ज्वाइन कर रखी तो आपका कोचिंग का मटेरियल ऑब्वियसली ये, बस ये ध्यान रखना कि जहाँ पे भी आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है वो जो मटेरियल दे रहे हैं वो ऑथेंटिक हो, वो इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट के लिए पाथ फाइंडर एक अच्छी किताब है, मतलब पाथ फाइंडर में काफी कुछ चीजें अच्छे से दे रखी है और छोटा छोटा दे रखा है। तो अगर आपको एक फर्स्ट रीडिंग करना है तो पाथ फाइंडर इज गुड। और यहीं पे कंपाइलेशन की बात भी कर लेते हैं, तो फॉर दिस यूनिट आई वुड रिकमेंड कि हाँ कंपाइलेशन यूज कर सकते हो, बट फिर वही ध्यान रखना कंपाइलेशन आपको 15 मार्क्स से ज्यादा नहीं ला पाएगी, क्योंकि अगेन द सेम थिंग इज कि डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे हम उसमें। इज टोटली फाइन यार, मैं वही तो बोल रहा हूँ, आपको इतना स्कोर ही नहीं करना है ना। वेबसाइट्स देख लेते हैं कुछ। वेबसाइट्स में हमारे पास में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विकिपीडिया, अपडेटेड वेबसाइट, अपडेटेड मटेरियल। एनसीबीआई, अगर कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे पढ़ना है तो एनसीबीआई बेस्ट है। स्लाइड शेयर पे जाके अलग अलग तरह के डायग्राम्स और अलग अलग किताबों के डायग्राम्स देख सकते हो पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो स्लाइड शेयर वहां मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, डायग्राम में सवाल भी आते हैं, ग्राफ्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं। यूट्यूब पे जाके एनिमेशन अच्छे से कवर कर सकते हो, इंग्रेशन क्या होता है और आपका एपिबोली क्या होती है, एम्बोली क्या होती है, जो अलग अलग गेस्ट्रोलेशन मूवमेंट्स होते हैं, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट जिनको हम बोलते हैं, वो किस तरीके से हो रहे हैं, है ना। आपका कन्वर्जेंट एक्सटेंशन क्या होता है, इसके अलावा इन्वोल्यूशन क्या है, इस तरह के जो मूवमेंट्स होते हैं तो एनिमेशन से बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं, वो कवर कर सकते हो। लेक्चर्स की अगर बात करें तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी पर तो बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स दे रखे हैं, तो उनको देख सकते हो, लेक्चर्स वहां से स्टडी कर सकते हो। एनिमेशंस भी देख सकते हो लेक्चर में, जीनोपस डेवलपमेंट देख सकते हो, आई इंडक्शन देख सकते हो, सीधे सीधे एनिमेशन, तो पहले एनिमेशन देखो फिर पढ़ो, एक बिग पिक्चर अगर फॉर्म हो जाएगी तो फिर इजी होगा चीजों को ग्रैप करना। ठीक है, फिर पीवाईक्यूज के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सार्थक सीरीज में सारे पीवाईक्यूज में कवर करवा ही रहा हूँ, और अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ पीवाईक्यू इन सार्थक सीरीज, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर कहीं और भी फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है उसमें भी। ठीक है, ऑल्दो मैं ट्राई करूंगा कि ऐसा हो नहीं कि यहाँ समझ में ना आए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हाट शुड बी द प्लान ऑफ एक्शन, करे क्या आप, ये तो बता दो आप। चलो पहली चीज तो कभी भी इस यूनिट को कंप्लीट तैयार करने की कोशिश नहीं करना है। द सिंपल पॉइंट इज कि अगर इसको इनकम्प्लीट तैयार करने की कोशिश करोगे तो ये 2 to 3 मंथ्स कंज्यूम कर जाएगी, और आपको उतना अच्छा बेनिफिट्स नहीं देगी है। तो ये बहुत ही रिस्की अप्रोच है, मेरा पर्सनल मानना है ये, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ। कुछ लोग ऐसा बोलते भी होंगे कि पूरी यूनिट करना चाहिए, अच्छा होता है। मेरे हिसाब से पूरी यूनिट, किसी भी यूनिट को पूरा तैयार करना बेवकूफ़ी है सीएसआर नेट सिलेबस में। रदर देन आप क्या करो कि 8 यूनिट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, 2 से 3 यूनिट जो सुपरफिशियली तैयार करो, जो यूजुअली क्वेश्चन पूछता है उस जगह से, एट दैट्स हाउ यू कैन प्रिपेयर वेल। और मेरे तो ऐसे रैंक्स आई है भैया, मैंने ज्यादा मेहनत नहीं करी है, सच बात बता रहा हूँ। नाउ
यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम फिर, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। पहले बेसिक ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी को कवर कर लेते हैं। पार्ट ए जो है आपका सिलेबस का, पार्ट ए मतलब डेवलपमेंटल बायोलॉजी यूनिट का जो पार्ट है, जिसके अंदर पोटेंसी, कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट, इंडक्शन, इस तरह के वर्ड्स जो यूज किए गए हैं उसके बारे में आप देख सकते हो। मॉर्फोजेनेटिक इक्विवेलेंस, और क्या था एक वो, भूल गया मैं, जस्ट हाँ, जीनोमिक इक्विवेलेंस, साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट, इम्प्रिंटिंग, इस तरह के छोटे छोटे जो वर्ड्स है उसको पहले से अच्छे से कवर करो। इन वर्ड्स को पहले जान लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो आगे जाके बार बार आएंगे। पैटर्नल इम्प्रिंटिंग क्या है, मैटरनल इम्प्रिंटिंग क्या है, और जेनेटिक्स में भी आता है ये। जेनेटिक्स की जब बात करेंगे तो वहां पे और बात करेंगे, बट अभी यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे पहले समझ लो। फिर डायरेक्टली जंप कर जाओ गैमेटोजेनेसिस पे। हाउ गैमेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस। गैमेटोजेनेसिस समझने के बाद फर्टिलाइजेशन को डिटेल में समझने की कोशिश करो। वैसे यूजुअली हम जीनोपस सीन वगैरह के फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, उसको अच्छे से कवर करो। जब वो समझ में आ जाता है तो फिर डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करो। कहाँ पे क्लीवेज पैटर्न्स कैसे चलते हैं, अलग अलग एग पैटर्न्स क्या होते हैं, उनका क्लीवेज पैटर्न कैसे होता है, वो क्यों होता है, ब्लास्टोलेशन क्या है, गेस्ट्रुलेशन क्या है, ब्लास्टोला डेवलपमेंट, गेस्ट्रुलेशन, गेस्ट्रुलेशन में अलग अलग मॉर्फोजेनेटिक इवेंट्स क्या हैं। वो कंप्लीट करने के बाद जब आपको ये सारी चीज समझ में आ जाए कि अच्छा किस तरीके से मूवमेंट्स होते हैं, तो आपका काफी सारा सिलेबस यहाँ पे कवर हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे आपके पास में डिक्टोस्टिलम भी होगा, यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीजें होगी, बट मुझे लगता है कि ड्रोसोफिला जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिक्टोस्टिलम वगैरह वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब मुझे लगता है कि इतना पढ़ने से फिर मेरा मतलब क्या रहा, मैं फिर तो मैंने पूरे कॉपी पेस्ट ही कर दिया यूनिट को। ठीक है, तो पैटर्निंग है ड्रोसोफिला, ये ठीक है। वल्वा डेवलपमेंट, इससे क्वेश्चन आता है, तो सी एलिगेंस में वल्वा किस तरीके से डेवलप हो रहा है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई इंडक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में लिम्ब डेवलपमेंट, ठीक है, लिम्ब डेवलपमेंट ये हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। फिर एमएसडी, मॉलिक्यूलर सेक्स डिटर्मिनेशन, एमएसडी मतलब महेंद्र सिंह धोनी नहीं, है ना, एमएसडी मतलब मॉलिक्यूलर सेक्स डिटर्मिनेशन। प्लांट में अगर बात करें तो प्लांट में बस दो चीजें अच्छे से पढ़ना है, एक तो फ्लावर डेवलपमेंट और एबीसी मॉडल वगैरह जो होता है, एबीसीडी हो गया है अब तो, एबीसीडी और सैम और रैम। सैम और रैम मतलब शूट अपाइकल में स्टेम, रूट अपाइकल में स्टेम। और लास्ट में पढ़ लेना है प्रोग्राम सेल डेथ, जो कि ऑलरेडी हम यूनिट 4 में पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, अब प्रोसेस और एजिंग, सेनेसेंस वगैरह कैसे काम करता है। अगर तुम इस प्लान को इसी तरीके से फॉलो करोगे जिस हिसाब से मैंने इसमें एरो बनाए हैं, तो तुमको ना तो इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, किताब में ऊपर नीचे कहीं भी लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अपने हिसाब से चैप्टर उठाओ और उसको फॉलो करो। बिलीव मी, यू विल बी एबल टू कनेक्ट 100% ऑफ द थिंग्स। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीजें कनेक्ट कर पाओगे, और अल्टीमेटली तुम्हारा जो सिलेबस है वो पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। ऑब्वियसली जितने टॉपिक हमने करे वो अच्छे से कवर हो जाएंगे। उसके बाद अगर समय मिलता है तो डिक्टेस्ट्रम पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा दूसरी चीजें भी पढ़ सकते हो और उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। न्यूरॉन कैसे बन रहा है और ग्रोथ कौन कोलैप्स वगैरह की जो सिग्नलिंग्स है वो सारी चीजें, ठीक है। तो ये बेसिक सा एक प्लान ऑफ एक्शन हुआ। आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम इस चीज को समझ पा रहे हो कि काम कैसे करना है। नेक्स्ट चीज, क्या रिसर्च पेपर से क्वेश्चन आते हैं? तो हाँ, कुछ जो रिसेंट सिग्नलिंग पाथवेज होते हैं जो अभी अभी रिसर्च पेपर में आए हैं और आपके इसमें नहीं अपडेट हुए हैं स्टैंडर्ड बुक्स में, जेनेटिक कंट्रोल्स वगैरह, तो वो आपसे पूछे जाते हैं यहाँ पे। बट उनको आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, उनको आसानी से स्किप किया जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो पूरी यूनिट के है वो स्टैंडर्ड बुक्स में से आ रहे हैं। तो अगर 30 नंबर की पूरी यूनिट है तो ये मान के चलो कि 24 से 26 नंबर का तो स्टैंडर्ड बुक में आ रहा है। एक सी सेक्शन का एक क्वेश्चन के चक्कर में या दो बी सेक्शन के क्वेश्चन के चक्कर में परेशान नहीं होना ज्यादा, ठीक है। तो इस यूनिट के लिए डायरेक्ट मेरा रिकमेंडेशन है कि डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ रिसर्च पेपर। करोगे तो भी उसको याद रखना बहुत मुश्किल होगा, इतना सारा डेटा याद नहीं रहता है, तो इसके रिसर्च पेपर फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिट कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, पीवाईक्यू कैसे यूज करना भैया, इसका पीवाईक्यू यूज करने का तरीका थोड़ा अलग है, तो ध्यान से सुनना इसको। सबसे पहले आप एनालाइज करना शुरू करो किस थीम पे सवाल आ रहे हैं, और अगर तुम ध्यान दोगे तो जो अभी मैंने प्लान ऑफ एक्शन में थीम्स लिखी है वो बार बार रिपीटेटिव तुमको देखने को मिलेगी। तो किस थीम पे सवाल आ रहे हैं, और लास्ट 4 शिफ्ट के पेपर को एनालाइज करना है, ठीक है। एनालाइज कर लिया, उसकी एक लिस्ट बना लो फटाफट से कि किसके बाद क्या 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 पूछा गया है, और फिर उसका प्लान ऑफ एक्शन के हिसाब से, मतलब जो जो चीजें पूछी गई है वो प्लान ऑफ एक्शन में ऑलरेडी है, आप प्लान ऑफ एक्शन को उसके हिसाब से तैयार करते रहो। तैयार करने के साथ साथ में अपनी तैयारी में इस चीज का ध्यान रखो कि जो क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था आपकी तैयारी के बाद वो बन जाना चाहिए था आपसे, मतलब आप इतने तैयार हो जाने चाहिए कि अगली बार अगर इस तरह का सवाल आता है तो हम बना लेंगे। एक्टिव रिकॉल लगातार करना होगा पाथवेज का, क्योंकि पाथवेज हम भूल जाते हैं, तो एक्टिव रिकॉल करना है पाथवेज का, और एक कीवर्ड बेस्ड शॉर्ट नोट बनाना है पाथवे का, ठीक है। कीवर्ड बेस्ड शॉर्ट नोट बनाना है किसका, पाथवे का। ये तरीके से क्या होगा, तुम्हारे बहुत सारे काम मतलब बन जाएंगे, जिसमें हम क्या रहेगा कि हमारे पास में एंड मोमेंट पे एक शॉर्ट अरेंजमेंट होगा रिवाइज करने के लिए चीजों को, वरना किसके साथ क्या हो रहा है, कौन सा सिग्नलिंग कहाँ जा रही है, किसके साथ जुड़ रही है, ये समझ में ही नहीं आएगी। तो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। लास्टली, इस यूनिट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स हैं, और जब इतने सारे वर्ड्स हो जाते हैं तो फिर आपको सारी चीजें याद रखना बहुत मुश्किल होता है।
एंड दैट्स वाई यहाँ पे कंफ्यूजन जो है वो बहुत ही कॉमन है। और इसीलिए डेव बार में तुम एक चीज नोटिस भी करोगे कि कई बार वो बहुत ही छोटे लेवल पे इसमें सवाल पूछता है, और दैट्स व्हाई दिस यूनिट बिकम ट्रिकी वन, और यू कैन से द मोस्ट ट्रिकीएस्ट वन एज वेल, टफेस्ट नहीं, ट्रिकीएस्ट वन। तो इसीलिए इस चीज का आपने को ध्यान रखना है थोड़ा सा कि यूज किस तरीके से करना है पीवाईक्यूज को। तो पहले एनालाइज, मेक अ लिस्ट, मेक अ प्लान ऑफ एक्शन रिलेटेड टू इट, अल्टीमेटली यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, उस हद तक हमको तैयार करना है। देन एक्टिव रिकॉल, देन उसका शॉर्ट नोट, माइंड मैप वगैरह जैसे भी तुम बनाना चाहो, फ्लो चार्ट जो भी बनाना चाहो बनाओ, और वर्ड्स पे थोड़ा सा ध्यान रखो। इतना कर लोगे हो जाएगा आराम से, 20 से ऊपर नंबर ले आओगे डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी में, एंड आई थिंक सफिशिएंट है यार। ठीक है, सो आज की कहानी यही है सर। सो मैं मिलूंगा अगली बार आपके साथ डेवलपमेंटल बायोलॉजी के पीवाईक्यूज के साथ में, विच इज फ्रॉम 23 टू 2019। और सोचना इस पे जो भी बातचीत अपन ने आज करी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से काम करो, मॉक टेस्ट लगातार चल रहे हैं, तो पीवीपीटीएस वाले बच्चे भैया मॉक टेस्ट देते रहो अपना, मॉक टेस्ट के सोल्यूशंस भी काम कर रहे हैं हम लोग उस पर भी, तो वो भी अपन चर्चा करेंगे। और टेक केयर, गुड नाइट।